बहुत समय पहले, लगभग 1970 के दशक की बात है। उस समय 1 रुपए भी बहुत कीमती होता था। भारत के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके खेती, व्यापार और बड़ा घर बनाया था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसे एक चिंता सताने लगी। मुनीम जी, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, उम्र भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी संपत्ति का बंटवारा करके सारा काम बच्चों के हाथ में दे देना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो हरदास जी। बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, काम और व्यापार वो अब नहीं तो भला कब संभालेंगे। मैं तो कहता हूँ सब काम बच्चों पर छोड़ दीजिए और आप तीर्थ घूमिए और आराम कीजिए। हाँ, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूँ। भाई, आज नहीं तो कल संपत्ति का बंटवारा तो करना ही है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा तो ठीक है, परंतु व्यापार में तीनों बेटों में से किसी ऐसे को सौंपना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो और जो मेरे व्यापार को मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़ा पाए। लेकिन सेठ जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन तीनों में से सबसे ज्यादा समझदार कौन है? उसके लिए भी मैंने एक उपाय सोच रखा है। तुम बस तीनों बेटों को मेरे पास यहां बुला लाओ। ठीक है सेठ जी, मैं उन्हें अभी बुला लाता हूँ। इतना कहकर मुनीम तीनों बेटों अर्जुन, विक्रम और दीपक को बुलाने के लिए चल देते हैं। तीनों भाई जब घर पहुंचते हैं तो हरिदास घर के पीछे बने एक मकान के पास खड़े होते हैं। कहिए पिताजी, क्या बात है? आपने यूं अचानक हमें क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? बेटो, बात कुछ ऐसी है। मैंने मुनीम जी से बात करके ये फैसला किया है कि अब सारी संपत्ति का बंटवारा करने का समय आ गया है। मैं घर और खेत तुम तीनों भाइयों में बराबर बांटना चाहता हूं। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़े। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलो। और अभी बंटवारे की क्या जरूरत है? सब कुछ सही तो चल रहा है। नहीं बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अब अपना बाकी का जीवन बिना किसी चिंता के आराम से जीना चाहता हूं। और वैसे भी तुम्हारे लिए यही सही समय है कि तुम जिम्मेदारियां संभालो। ठीक है पिताजी, अगर आप चाहते हैं तो जैसा आपको ठीक लगे। घर और खेत तो मैं बराबर बांट दूंगा, लेकिन व्यापार मैं उसी को सौंपूंगा जो सबसे ज्यादा समझदार और होशियार होगा। क्योंकि मुझे भी तो पता चल मेरे जाने के बाद तुम लोग व्यापार कर पाओगे या नहीं। हमें क्या करना होगा पिताजी? तुम तीनों आओ, मेरे साथ आओ। वो उन्हें एक खाली अंधेरे कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम तीनों को 10 रुपए दूंगा। उन 10 रुपए से तुम्हें कोई ऐसी चीज लानी है जिससे ये पूरा कमरा भर जाए। सिर्फ 10 रुपए? ये कैसे संभव है पिताजी? 10 रुपए में क्या ही मिलेगा जिससे कि पूरा कमरा भर जाए? यही तो तुम्हारी परीक्षा है। कम साधनों में कैसे काम करते हो, यही देखना है। तीनों 10 रुपए लेकर बाजार चले जाते हैं। बड़ा बेटा अर्जुन बाजार में सोचते हुए घूम रहा था कि तभी उसे रुई की दुकान दिखती है। वो दुकानदार से पूछता है, रुई कैसे दे रहे हो? 1 रुपए में 2 किलो। ठीक है, 10 रुपए की दे दो। अरे भाई, इतनी सारी रुई का क्या करोगे? तुम बस दे दो। तुम्हें इससे क्या कि मैं इसका क्या करूंगा? ठीक है भाई, लेकिन इतनी सारी हुई आप लेकर कैसे जाओगे? देखो भाई, अभी तो मैं कुछ साधन लेकर नहीं आया हूं। तुम ऐसा करो कि ये रुई मेरे घर भिजवा देना। इतना कहकर अर्जुन रुई वाले को पैसा देकर वहां से चला जाता। जब अर्जुन घर पहुंचता है, हरिदास और विक्रम बाहर खड़े होते हैं। तभी रुई वाला रुई लेकर आ जाता है। अर्जुन कहता है, पिताजी, मुझे पूरे बाजार में इससे सस्ता कुछ भी नहीं देखा, लेकिन ये रुई पूरे कमरे को भर देगी। सब अंदर जाते हैं। अंदर दीपक ने पहले से घास भर रखी थी। दीपक, ये घास तो कम है,
पिताजी, इतने कम पैसों में कुछ भी घर पूरा नहीं भर सकता, इसलिए मैंने मजदूरों से घास कटवा कर रखवा दी। फिर भी बेटा, अर्जुन की रुई तुमसे ज्यादा जगह ले रही है। इसका मतलब तो यही हुआ पिताजी कि मैं हार गया। अब तो मैं ही सबसे होशियार हूँ। अभी विक्रम का आना बाकी है। तभी शाम हो जाती है और विक्रम आता है। अरे इतनी देर क्यों हो गई बेटा, कहाँ रह गया थे? पिताजी, रास्ते में मुझे एक भूखा आदमी और एक ठंड से कांपती बूढ़ी अम्मा मिली। मैंने 4 रुपए से उस आदमी को खाना खिलाया और 5 रुपए से अम्मा को कंबल दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन तुम्हारे सारे पैसे तो खर्च हो गए हैं, अब तुम शर्त हार गए। विक्रम मुस्कुराकर बोला, नहीं पिताजी, अभी नहीं। मेरे पास 1 रुपए बचा था, जिसकी मैंने मोमबत्ती और माचिस खरीद ली। उसने 1 रुपए से खरीदी मोमबत्ती और माचिस निकाली। मोमबत्ती जलाई और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। देखिए पिताजी, मैंने पूरे कमरे को प्रकाश से भर दिया। दोनों भाई भी विक्रम को बधाई देते हैं और हरिदास उसे व्यापार सौंप देते हैं।